लेकर आ गया हूँ रीचर का सेकंड सीजन। ये है रीचर। ये फौज में पला बड़ा एक रिटायर फौजी है जो अब अपनी मर्जी अपनी शर्तों पे काम करता है। नकली नाम और कम सामान, यही इसकी खूबी है। ना ही इसके ऑफिशियल रिकॉर्ड में कोई फिंगरप्रिंट्स हैं और ना ही कोई बैंक लोन, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही कोई सरकारी दस्तावेज। इसके जिंदा होने का सिर्फ एक ही सबूत है, वो है ये खुद लंबा चौड़ा वन मानुष। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, जाकर जरूर देखें, आपका खून खोल उठेगा। यहाँ से भी देखेंगे तो कोई हर्ज नहीं। पिछली स्टोरी इस स्टोरी से मैच नहीं करती। लाखों करोड़ों साल पहले दो तरह की प्रजातियां थी। एक वो जो अपना परिवार बसाकर सारी जिंदगी एक ही जगह पर गुजार देती थी, और दूसरी दर दर भटकने वाली प्रजाति। ये उसी प्रजाति का वंशज है। तो आइए आपका और समय खराब किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक इंसान को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंका गया। जब तेज हवा और पेड़ों से टकराता हुआ वो नीचे गिरा तब उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये है रीचर। ये एक दुकान से अपने लिए कपड़े खरीदता है जो कि इसने पहन रखे हैं। इन कपड़ों की पेमेंट बनती है $22। रीचर के पास कम रुपए थे, इसलिए वो शॉपकीपर को कहता है कि मैं सामने वाले एटीएम में से पैसे लेने जा रहा हूँ। जब वो एटीएम के पास जाता है तो वहाँ पहले से ही एक औरत एटीएम में से पैसे निकाल रही थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो घबराई हुई थी। फिर रीचर आसपास देखता है। रीचर कहता है आप पैसे निकालते रहिए, बस मुझे ये बताइए कि आपके लेफ्ट साइड जो कार खड़ी है क्या वो आपकी है? वो लेडी हाँ कह देती है। वो कहती है कि पीछे की सीट पर मेरा बेटा है, ड्राइवर के पास गन है। रीचर कहता है आप यहीं रुकिए, मैं अभी आया। फिर वो कार के पास जाता है और घूसा मारकर ड्राइवर को बाहर खींच लेता है। उस ड्राइवर को तोड़ने फोड़ने के बाद वो गन उसी लेडी को दे देता है और कहता है कि पुलिस को बुलाइए, मैं जा रहा हूँ, मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। फिर एटीएम से पैसे निकलवाकर शॉपकीपर को वो $30 देता है और कहता है जो जैकेट मैंने अभी खरीदी थी उस पर खून लग गया है, नहीं चाहिए। फिर वो उस लेडी का फोन लेकर अपनी दोस्त को फोन करता है। वो कहती है मैंने तुम्हारे अकाउंट में न्यूयॉर्क आने के लिए खर्चा डाल दिया है और टिकट भी बुक करवा दी है, जल्दी न्यूयॉर्क आ जाओ, हमारे दोस्त केविन फ्रांस का मर्डर हो गया है। रीचर वहाँ के लिए निकल पड़ता है। एक्चुअली जब रीचर फौज में था तब केल्विन फ्रांस उसके साथ काम करता था। उसके साथ उसकी और भी टीम थी। रीचर सबका सीनियर था, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर रीचर विलियमबर्ग ब्रुकलिन में जाता है। फिर वो नीली से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। नीली को पता था रीचर एग्जैक्ट कितने टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए उसने उसका ऑर्डर पहले से ही कर रखा था। फिर वो बताती है कि केल्विन करीब एक हफ्ते पहले अपने घर से गायब हो गया था। फिर उसकी लाश कैट्सिकल माउंटेन में मिली। उस इलाके में पुलिस की संख्या सिर्फ 20 है। अब इस केस की जांच NYPD कर रही है। केल्विन की एक वाइफ और एक बच्चा भी है। गायब होने से पहले उसने मेरे लिए कुछ मैसेज छोड़े थे। वो मुझे किसी केस के बारे में बताना चाहता था। मैं बिजी थी, बात नहीं कर पाई और फिर पता लगा कि उसका खून हो गया है। रीचर कहता है कि उसको मारने से पहले उसे टॉर्चर किया गया था और उसे प्लेन से नहीं हेलीकॉप्टर से फेंका गया है। उसके पैर नीचे गिरने से नहीं टूटे बल्कि कुछ दिन पहले ही तोड़ दिए गए थे। उन्होंने उसे जंग लगे सरिये से पीटा है, बहुत दर्द हुआ होगा उसे। उन्होंने जरूर उसे किसी जानकारी हासिल करने के लिए मारा है। रीचर कहता है उसने तुम्हें कांटेक्ट किया, इसका मतलब अपनी बाकी की टीम को भी कांटेक्ट किया होगा। नीली कहती है मैंने सभी के पास फोन किया था लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। एक दो के तो नंबर भी बंद थे और उनके एक साथी लोरे की मौत भी हो चुकी है, उसको किसी ट्रक ने उड़ा दिया था। फिर रीचर कहता है कि मैं नहीं चाहता केल्विन का केस कोई और पुलिस वाला देखे, हमें उसकी बीवी से मिलना होगा। फिर जब वे कार में बैठते हैं तो दूर खड़ी कार में एक गंजा आदमी उन पर नजर रखे हुए था और वहीं पास में ही एक और कार थी जिसमें एक आदमी अपने बॉस को फोन करके बताता है कि वो अभी उस पहलवान से मिली थी। रास्ते में वो अपने एक साथी ओडोनल को वॉइसमेल भेजता है और अपने होटल का एड्रेस बताकर उसे वहां आने के लिए कहता है। नीली कहती है हो सकता है हमारे बाकी के साथी भी मुसीबत में हो। फिर वे दोनों केल्विन के घर पहुंच जाते हैं और उसकी बीवी से मिलते हैं। उसकी वाइफ कहती है कि मेरा पति तुम्हें पहलवान कहता था, वो अक्सर हमें तुम लोगों की कहानियां सुनाया करता था। रीचर कहता है क्या तुम हमें शुरुआत से बता सकती हो क्या हुआ था? वो कहती है मैं अपने बेटे को लेकर अपनी बीमार माँ के पास प्रोवो गई थी। जब कुछ दिन बाद मैंने केल्विन को फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे उसकी चिंता होने लगी। जब मैंने पुलिस को फोन किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो कहीं पार्टी कर रहा हो क्योंकि उसकी बीवी और बच्चा घर पर नहीं थे। मेरा पति उन लोगों में से नहीं था जो पार्टी के चक्कर में अपनी बीवी का फोन ना उठाए। मुझे चिंता हुई और जब मैंने घर आकर देखा तो पूरा घर बिखरा पड़ा था। पुलिस पता नहीं लगा
लगा पाई ये किसका काम था। रिचर पूछता है क्या तुम जानती हो कि वो किस केस पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ मना कर देती है। फिर वो कहती है शायद उसके ऑफिस में तुम्हें कुछ मिल जाए। फिर केल्विन की वाइफ उनको चाबी देकर ऑफिस का एड्रेस बताती है और बताती है कि उसके ऑफिस को पहले ही तहस नहस कर दिया गया था। और केल्विन अक्सर कहता था मेरे साथी स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हैं, शायद आप लोगों को कुछ मिल जाए। फिर वहाँ से बाहर निकलकर रिचर कहता है वही काली गाड़ी यहाँ भी खड़ी है जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, लेकिन नियली उसको यहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी एक आदमी जो रेस्टोरेंट के बाहर इन पर नजर रखे हुए था अपने बॉस को फोन करके बताता है कि उन्होंने इसी होटल में कमरा लिया है, वो भी किसी और नाम से। उसका बॉस शेन कहता है तुम होटल पर नजर रखना। दूसरी तरफ रिचर और नियली केल्विन के ऑफिस पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ऑफिस पूरी तरह से बिखरा हुआ था। शीशे को देखकर रिचर कहता है कि इसको गुस्से में तोड़ा गया है क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। नियली कुर्सी के खोखले पैर को उठाती है और बताती है कि जो भी उन्हें चाहिए था वो बहुत छोटा होगा। तभी वे हर खोखली चीज को तोड़कर देख रहे थे। उन्हें वहाँ पर एक फोटो फ्रेम भी मिलता है जिसमें वो फोटो थी जब वे सब फौज में थे। फिर नियली उसके ऑफिस की की चेन देखकर कहती है केल्विन तेज था, वो जानता था कि जिस चीज के कारण उसकी जान को खतरा है उसको ऑफिस में नहीं रखना है, इसलिए उसने ठीक अपनी आंखों के सामने ऑफिस में रखा होगा। फिर वे उस पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। 5 बज चुके थे इसलिए ऑफिस बंद हो चुका था। फिर वे अपने रूम में जाते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। कार्ड्स खेलते समय वे अपने बीते समय की बातें एक दूसरे को बताते हैं। ये जो लॉस एंजलिस हवाई अड्डे पर खड़ा है इसका नाम है एएम। ये इमिग्रेशन एजेंट को बताता है कि मैं यहाँ घूमने आया हूँ। फिर यहाँ से निकलकर वो टॉयलेट में जाता है और वहाँ अपने पासपोर्ट को जला देता है। अगले दिन नियली और रिचर फिर से पोस्टल ऑफिस में जाते हैं। अब समस्या ये थी कि इनको मेल बॉक्स का नंबर नहीं पता था। फिर नियली ऑफिसर का ध्यान भटकाती है और रिचर उस चाबी को अलग अलग मेल बॉक्स में लगाकर देखता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। वो देखती है कि ये अलग अलग बॉक्स में चाबी लगाकर देख रहा है। फिर उसे रिचर के ऊपर शक हो जाता है और वो उसकी शिकायत करने लगती है। इतने में वो चाबी एक बॉक्स में लग जाती है। फिर रिचर उसमें से सारा सामान निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कार में जाकर वे सभी पोस्ट को ओपन करके देखते हैं। उनमें से उन्हें एक पेन ड्राइव मिलती है, लेकिन नियली के लैपटॉप में वो वाला पोर्ट नहीं था। फिर वो नियली को कहता है कि तुम जाकर इस पेन ड्राइव को खोलने का जुगाड़ ढूंढो, मैं तुम्हारी कार लेकर चर्च जा रहा हूँ। चर्च में जाकर वो फादर से कहता है कि मैं मेरे कजन को ढूंढ रहा हूँ, उसे नशे की लत है और वो इस चर्च के आसपास ही मंडराता देखा गया है। क्या आपको पता है कि इस इलाके में नशा कौन बेचता है? शायद उनसे मेरे कजन का पता चल सके। फिर फादर उसे एक एड्रेस बताता है और कहता है कि वे बहुत खतरनाक है। रिचर कहता है मुझसे ज्यादा नहीं। फिर रिचर वहाँ जाता है और बिल्लू कालिया को कार के दरवाजे से टक्कर मार देता है। नीचे उतरकर वो दोनों को खूब धोता है। फिर वो उनकी जेब में से पैसे और गन निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। वे पैसे वो जाकर फादर को दे देता है और गन खुद रख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एएम अपने लिए कुछ नकली पासपोर्ट बनवाता है और पासपोर्ट देने आए एजेंट्स को मार देता है। इतने में रिचर और नियली अपने होटल पहुंच जाते हैं। जब वे अपना रूम खोलते हैं तो उन्हें अंदर किसी के होने का एहसास होता है। वे अपनी गन निकालकर जब अंदर जाकर देखते हैं तो सारा रूम उथल पुथल हुआ पड़ा था। वहाँ कोई और नहीं बल्कि उनका साथी ओडोनल आया था। वो बताता है कि इस रूम का कबाड़ा मैंने नहीं किया, जब मैं यहाँ आया तो रूम ऑलरेडी ऐसे ही था। ओडोनल ने अब शादी कर ली थी, इसलिए अब उसने खतरों से खेलना बंद कर दिया था। फिर जब नियली उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट करती है तो उसमें 2 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर सही पासवर्ड ना लगाया तो ये पेन ड्राइव ऑटो वॉश हो जाएगी। फिर वे तीनों अपना दिमाग दौड़ाते हैं कि उसने कौन कौन सा पासवर्ड लगाया होगा। तभी ओडोनल कहता है कि केल्विन रिचर को अपना हीरो मानता था और जब नियली रिचर लिखकर एंटर दबाती है तो पेन ड्राइव ओपन हो जाती है। ये देखकर रिचर भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ एएम अपने लिए डेनवर की फ्लाइट बुक करता है। तभी नियली एक प्रिंट निकालती है। उसमें कुछ नाम थे जिनका फर्स्ट नेम ए से शुरू होता है और लास्ट नेम एम से। इन सभी नामों का एक ही मतलब था, एएम। फिर ओडोनल कहता है कि जिन लोगों ने तुम्हारे रूम का ये हाल किया है वे दोबारा ऐसा करने से बाज नहीं आएंगे, हमें और लोगों की जरूरत होगी। नियली कहती है तुम्हारे अलावा हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाए। ओडोनल कहता है कि मुझे पता है स्वान कहाँ रहता है, मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ। फिर वे स्वान के घर जाते हैं। घर के अंदर बहुत तेज बदबू आ रही थी। फिर जब वे घर को अच्छे से चेक करते हैं तो पाते हैं कि टॉयलेट में स्वान का कुत्ता मरा पड़ा था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि स्वान कई दिनों से घर नहीं आया और ये कुत्ता भूख और प्यास की वजह से मर गया। ये टॉयलेट सीट का सारा पानी पी गया था। रिचर अपने साथियों को बताता है कि स्वान मर चुका है। फिर रिचर कहता है कुछ लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेटर की जान के पीछे पड़े हैं, वे हमारे पीछे भी आएंगे, आने दो उन्हें। इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है।
सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं ओडोनल पूछता है कोई हम तक क्यों नहीं पहुंच पाया। रिचर कहता है तुम अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हुए थे, मुझे कोई ढूंढ नहीं पाता और शायद उन्हें नियली का पता नहीं होगा। नियली कहती है वो मेरे होटल के रूम तक तो आ गए, बस मैं ही उन्हें नहीं मिली। फिर रिचर कहता है वो सामने वाली ब्लैक कार कल से हमारा पीछा कर रही है, मैं अभी उसका हालचाल पूछ कर आता हूँ। फिर रिचर जाकर सीधा कार की बोनेट पर लात मारता है, कार का एयरबैग खुल जाता है और उस गंजे की नाक पर चोट लग जाती है। फिर जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है फिर वो उसको 3-4 और फटके देता है। फिर नियली उसकी जेब चेक करती है, उसके बैच को देखकर वो समझ जाती है कि ये पुलिस वाला है और इसका नाम रूसो है, NYPD से। अब वे तीनों वहाँ से खिसक लेते हैं। रास्ते में ओडोनल रिचर को डराता है कि उसके होश में आने के बाद तुम्हारी खैर नहीं। रिचर कहता है मैंने उसे मारा नहीं, सिर्फ उसकी नाक तोड़ी है। नियली कहती है कि कैल्विन के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन रूसो ही कर रहा है, मैंने उसका नाम फाइल में देखा था। अब हमें उसके होश में आने से पहले होटल छोड़ना होगा और रेंज रोवर छोड़कर सस्ती सी कार लेनी होगी ताकि पकड़े ना जाए। फिर वही आदमी जो उन पर नजर रखे हुए था वो अपने बॉस को सारी बात बताता है। बॉस कहता है तुम उनके पीछे लगे रहो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ रिचर और उसके साथी अपनी कार को ठिकाने लगाने जाते हैं। तभी रिचर की नजर उनकी एक साथी कार्ला डिक्सन पर पड़ती है। फिर वो कार्ला के पास जाता है। वो कहती है कि मैंने जैसे ही तुम लोगों का मैसेज देखा मैं यहाँ आ गई। रिचर कहता है शायद कैल्विन के साथ साथ स्वान भी मारा गया, सैनवेज और ओरोज को भी लापता है। फिर कार्ला कहती है उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स के साथ पंगा लिया है, चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। जब ये दोनों आर्मी में थे तब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट थे, या उससे भी कुछ ज्यादा। फिर ये चारों अपने लिए एक बड़ी सी SUV लेते हैं और अपने मिशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में कार्ला कैल्विन की पेन ड्राइव से निकले हुए प्रिंट्स पर नजर डालती है और उसके आंकड़े सुलझाने की कोशिश करती है। एक लिस्ट में AM से रिलेटेड कई नाम थे और बाकी की लिस्ट में नंबर्स थे। रिचर कहता है जो भी हमें मारना चाहता है शायद हमने कभी उसको गिरफ्तार किया होगा जहां उन्होंने कैल्विन को मारकर फेंका था। हो सकता है स्वान और हमारे दोनों लापता साथी वो भी वहीं पर हों। फिर सेरोपियन नाम का वो आदमी जो उनकी कार का पीछा कर रहा था अपने बॉस को बताता है कि उन्होंने नकली नाम से एक नई कार ली है किराए पर। वे अटलांटिक सिटी जा रहे हैं शायद अपने बाकी के साथियों को ढूंढने के लिए। बॉस कहता है ये तो अच्छी बात है, जब सभी एक साथ एक ही जगह पर हो तो उन सबको उड़ा देना, तुम्हें और लोगों की जरूरत हो तो बुला लेना, कल तक वे सभी मर जाने चाहिए। फिर वे अटलांटिक सिटी न्यूयॉर्क जर्सी पहुंच जाते हैं। फिर वे ओरोस्को के घर जाते हैं। वहाँ की हालत भी बहुत खराब थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। वहाँ ओरोस्को का लाइटर और वही फोटो भी पड़ी थी जो कैल्विन के ऑफिस में भी थी। रिचर को छोड़कर सबके पास वो फोटो थी क्योंकि फोटो के लिए दीवार का होना जरूरी है। रिचर के पास तो घर ही नहीं था तो दीवार कहाँ से होगी। फिर उन्हें वहाँ एक फोटो मिलती है जिसमें उनका साथी सैनवेज किसी लड़की के साथ था। उनको पता था कि ये लड़की कहाँ मिलेगी। फिर रिचर वो फोटो ले लेता है और उसके बाद सभी लकी लॉन्च जाते हैं। रिचर और नियली अंदर जाते हैं और बाकी दोनों बाहर खड़े रहते हैं। फिर वे दोनों रिसेप्शन पर जाते हैं। रिसेप्शन वाला आदमी अपने साथी को कहता है ये लोग मिलेना से मिलना चाहते हैं, वो ऑफिस में होगी, उनके पास ले जाओ। फिर उनके जाते ही वो मिलेना को वहाँ से भगा देता है। जब वो भागकर बाहर जाती है तो ओडोनल और कार्ला उसे देख लेते हैं और उसके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ रिचर और नियली को उस बार के कुछ लोग घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारी दोस्त को बहुत परेशान कर लिया, अब और नहीं। फिर रिचर के कुछ कहने से पहले ही वहाँ मारपीट शुरू हो जाती है। बाहर कार्ला उस लेडी को पकड़ लेती है और अंदर रिचर उन लोगों को पीटते हुए बाहर ले आता है। फिर जब वे बार के अंदर बैठकर अच्छे बच्चे बनकर बात करते हैं तो मिलेना उनको बताती है कि एक आदमी जिसके गाल के नीचे निशान था पिछले हफ्ते ही मेरे पास आया था और कहने लगा कि सैनवेज ने क्या तुम्हें कोई पेन ड्राइव दी है। पूछने पर वो बताती है कि सैनवेज कई दिनों से गायब है। कुछ दिन पहले ओरोस्को और स्वान उससे मिलने के लिए आए थे, मैंने उनकी एक फोटो भी ली थी, वो किसी केस पर काम कर रहे थे। फिर मिलेना को सैनवेज की चिंता होने लगती है। नियली कहती है कि अगर तुम साथ दोगी तो हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। मिलेना बताती है कि एक बार उसे कोई फोन आया था, फोन वाले ने उसे कुछ नंबर्स बताए थे जिसको सुनकर वो हैरान हो गया था। उसके बाद वो बाहर चला गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। उसने कहा था 650 हर एक का 100,000। उसने जाने से पहले मेरे गाल पर किस भी किया था। फिर वहाँ से दूसरी जगह जाकर वे अनुमान लगाते हैं, हो सकता है कि ये किसी कार की नंबर प्लेट हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। कार्ला कहती है कि ये मामला मुझे $650 करोड़ का लग रहा है क्योंकि सैनवेज और ओरोस्को किसी कसिनो की सुरक्षा संभालते थे। शायद ये मामला यहीं से शुरू हुआ होगा, यहीं उसके हाथ कोई बड़ी चीज लगी होगी जिसकी बात उसने स्वान और कैल्विन से की होगी। तभी वहाँ वेट्रेस आती है। रिचर उसको कसिनो के डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी से बात करवाने को कहता है। फिर वे डायरेक्टर के पास जाते हैं। वो कहता है कि अक्सर वे दोनों तुम लोगों की ही बात किया करते थे। रिचर कहता है हमें पता लगा है अब वे इस दुनिया में नहीं है। इस बात का डायरेक्टर को विश्वास नहीं होता। फिर कार्ला उसे उन नंबर्स वाली लिस्ट देती है लेकिन ये उसकी समझ
से बाहर थी। फिर रीचर कहता है कि शायद वे $650 करोड़ के स्कैम की तफ्तीश कर रहे थे। डायरेक्टर कहता है कि हमारे कसिनो के अकाउंट्स एकदम क्लियर हैं, एक भी डॉलर कम नहीं है। फिर रीचर उसे एएम वाले नामों की लिस्ट देता है और पूछता है कि क्या ये लोग आपके होटल में कभी रुके हैं। फिर डायरेक्टर कहता है इस काम में कुछ समय लग सकता है, आप लोग कहाँ रुके हैं? इन लोगों ने अभी तक कहीं भी रूम नहीं लिया था। फिर डायरेक्टर कहता है मेरे होटल में सिर्फ एक ही स्वीट खाली है, मैं वहाँ आपका बंदोबस्त करवा देता हूँ। रीचर वहाँ जाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन जब ये लोग जाकर उस होटल के रूम को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। फिर वे सब वहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं। कार्ला बताती है कि वो शादी करने वाली है। फिर नियली कहती है मैं अपने काम में बहुत खुश हूँ, एक बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, वो काम हाथ लगा तो मौज ही मौज हो जाएगी। फिर ओडोनाल्ड रीचर के बारे में पूछता है। रीचर कहता है कि मैं अपने ब्रश के साथ अक्सर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता हूँ, कई बार ट्रेन से तो कई बार लिफ्ट से। कभी कभी लोग मुझे खाना खिला देते हैं तो कभी मैं दुकानों के बाहर सजा खाना चुरा लेता हूँ। सोने के लिए सस्ते मोटल ढूंढता हूँ या फिर कभी कभी ट्रकों के पीछे वाले हिस्से में भी सो जाता हूँ। कार्ला पूछती है क्या तुम्हें कभी अकेलापन नहीं सताता? रीचर फिर से इमोशनल हो जाता है। फिर रात को वो होटल के बफे में से प्लेट भर के खाना ले लेता है। फिर बूढ़ी वेट्रेस कहती है कि खाना फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को ज्यादा खाने के लिए चैलेंज ही दे दो। रीचर कहता है इतना ही खाना और खाऊंगा अभी, कोई तकलीफ? फिर वो उन नंबर्स पर नजर डालता है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर वो कार्ला की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। वो एक गेम खेलकर बहुत सारे पैसे जीत गई थी। सेरोपियन नाम का वो आदमी अभी भी उनके ऊपर नजर रखे हुए था। फिर वे दोनों कसिनो के बाहर टहलने जाते हैं। कार्ला अब भी रीचर को चाहती थी लेकिन रीचर उससे एक सीनियर की तरह बात कर रहा था। फिर कार्ला कहती है कि दो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, शायद वो कैश के लिए आए हैं जो मैंने जीता है। रीचर कहता है कि मेरा अंदाजा है सामने वाली कार में से कोई न कोई हथियार लेकर बाहर आएगा। फिर रीचर और कार्ला रेलिंग के ऊपर से कूदकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। सेरोपियन और उसके आदमी उनका पीछा करते हैं। अंदर जाकर रीचर और कार्ला अलग अलग हो जाते हैं। रीचर देखता है कि वहाँ सीमेंट से रिलेटेड काम चल रहा था। फिर रीचर उस फैक्ट्री के ऊपर चढ़ने लगता है। एक आदमी उसे देख लेता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। जब वो ऊपर पहुँचता है तो रीचर उसको बिना साबुन के ही धोने लगता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। दूसरे आदमी को कार्ला ठिकाने लगा देती है। अब बारी आती है सेरोपियन की। ये लंबा चौड़ा वन मानुष उसे बहुत मारता है और उसे मारने के बाद उसकी जेब से उसकी कार की चाबियां निकाल लेता है। उसकी कार की चेकिंग करने पर उसको इन सभी दोस्तों के प्रिंट मिलते हैं जिनमें इनकी डिटेल लिखी हुई थी। फिर रीचर को वहाँ फोन मिलता है। जब वो उसका लास्ट नंबर डायल करके देखता है तो उसका बॉस पूछता है क्या काम हो गया? रीचर कहता है वैसा तो नहीं जैसा तुम चाहते थे, पर हाँ हो गया। फिर वो फोन कट कर देता है। ये दोनों ही बर्नर फोन यूज कर रहे थे जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। फिर कार्ला को कार के अंदर एक पार्किंग कार्ड मिलता है जो कल सुबह का ही था। फिर वे उन तीनों की लाशों को छुपाने के लिए सीमेंट के अंदर डाल देते हैं ताकि पुलिस इनके पीछे ना पड़े। फिर होटल जाकर ये वन मानुष अपनी पत्थर की बॉडी पर आए हुए एक छोटे से स्क्रैच की देखभाल करता है। थोड़ी सी चोट तो कार्ला को भी लगी थी। फिर वो हमारी मम्मियों के जैसे उस घाव पर दवाई लगाकर फूंक मारता है। ये क्या बकवास है, ये दोनों किसी और ही चक्कर में थे। अगले दिन सुबह हम एएम को देखते हैं। एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि सारे के सारे 650 हमने ट्रकों में भर दिए हैं। ट्रक में जीपीएस भी लगा दिया है, तुम ट्रक को ट्रैक कर सकते हो। रास्ते में 2 जगह तुमको मदद भी मिलेगी। ट्रक ड्राइवर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ होटल में डायरेक्टर उन चारों से मिलने आता है। वो बताता है कि न्यूयॉर्क पुलिस को 2 और लाशें मिली हैं, शायद वो तुम्हारे दोस्तों की होंगी। लाश काफी सड़ चुकी है। फिर चोटों के निशान देखकर रीचर समझ जाता है कि उनको भी हेलीकॉप्टर से फेंका गया है। डायरेक्टर कहता है कि मैंने अपने बाकी के कैसीनो में भी पता किया है, वहाँ भी पैसों को लेकर कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है और ना ही इन नामों वाले कोई आदमी हमारे होटल में रुके हैं। फिर रीचर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि हमें और गन्स चाहिए। अब देखते हैं 3rd एपिसोड में क्या होता है। 3rd एपिसोड में हमें 10 दिन पहले का समय दिखाया जाता है। शेन के आदमी कैल्विन को पीट रहे थे। फिर शेन उससे पूछता है कि तुम मुझे वो बता दो जो मैं जानना चाहता हूँ, वरना तुम्हारे साथियों को भी मार डालूंगा। लेकिन कैल्विन उसके मुंह पर थूक देता है। फिर वो गुस्से में एक जंग लगी रोड लेकर आता है और उससे कैल्विन की लातें तोड़ देता है। फिर वे उसे हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। कैल्विन कहता है तुम्हें पता नहीं है पहलवान तुम्हारा क्या हाल करेगा। फिर शेन के इशारे पर उसके आदमी कैल्विन को नीचे फेंक देते हैं। अब प्रेजेंट में आते हैं। रीचर अपने लिए बहुत सारी गन खरीदने जाता है, लेकिन उनको खरीदने के लिए सरकार के रूल्स इतने ज्यादा थे कि वो उनको एक मोटी रकम देकर किराए पर ले लेता है। फिर वो अपने साथियों के साथ उनको मारने के लिए जाता है, जिनके बारे में इन सभी को ही कुछ नहीं पता था और ना ही ये पता था कि वो कहाँ मिलेंगे। तभी उनके पीछे एक पुलिस की कार पड़ जाती है। कार्ला अपनी गाड़ी को साइड में रोक देती है। पीछे वाली कार में से एक पुलिस वाला निकलकर बाहर आता है और उन्हें कहता है कि तुम चारों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। रीचर अपनी गन नियली को दे देता है
और कहता है कि जरूरत पड़े तो चला भी लेना। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वही गंजा पुलिस वाला रूसो आता है। वो रिचर को बाहर निकलने के लिए कहता है। रिचर नियली को कहता है मेरी जमानत करवा देना। फिर रूसो उस पहलवान को गिरफ्तार कर लेता है। रिचर ओडोनल को कहता है तुमने वकालत भी तो की थी, कब काम आएगी। फिर ओडोनल रूसो को कहता है कि मैं वकील हूँ, मुझे इसके साथ चलना होगा। फिर रूसो दोनों को ही अपने साथ ले जाने लगता है। रिचर पूछता है तुमने मुझे ढूंढा कैसे। रूसो कहता है मैंने सभी पुलिस वालों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी कि जिस भी कार में तुम्हें दानव जैसा आदमी बैठा दिखे मुझे खबर कर देना। दूसरी तरफ नियली और कार्ला एक कंपनी में जाते हैं और सेरोपियन की कार में से मिला पास दिखाकर पूछते हैं ये किसके नाम पर इशू किया गया था। पहले तो वो औरत मना कर देती है, लेकिन कार्ला उसे बताती है कि हमारे कुछ दोस्त मारे गए हैं, हम उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर वो लेडी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रूसो उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। रिचर पूछता है टकले तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है। रूसो कहता है तुम्हारे 2 और दोस्त मारे गए और तुम लोग मेरी इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा रहे हो। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अंदर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम लोगों से बात करनी है। फिर सब बैठ जाते हैं। रूसो पूछता है कि जब मैंने केल्विन की कॉल डिटेल्स निकाली तो उसने तुम्हें छोड़कर बाकी सबको फोन किया था, ऐसा क्यों। रिचर कहता है मैं फोन नहीं रखता। रूसो कहता है कि तुम सब एक ही यूनिट में थे और अब तुम सब लोग मारे जा रहे हो, कुछ तो है जो तुम लोग जानते हो। रिचर कहता है बताता हूँ, बदले में तुम्हें भी कुछ बताना होगा। दूसरी तरफ वो लेडी कार्ला और नियली को आकर बताती है कि ये पास जिसको इशू किया गया था उसका नाम सेरोपियन है। वो यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया था। हमें गाड़ियाँ और खिड़कियाँ धोने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। फिर वो उस आदमी का पता उन दोनों को दे देती है। दूसरी तरफ रिचर उसे सब कुछ बता देता है कि हमें लगता है कि ये $650 करोड़ का मामला है। रूसो इनके दोस्त पर ही शक करता है और इस बात पर रिचर गुस्सा हो जाता है। वो रूसो को कहता है कि मुझे तो तुम पर ही शक है, मुझे लगता है तुम करप्ट पुलिस वाले हो। फिर रूसो गुस्सा हो जाता है और वो रिचर की हथकड़ी खोलकर कहता है मैं रिश्वत नहीं लेता। फिर ओडोनल दोनों को शांत करता है और कहता है कि डिटेक्टिव आप हमें कोई ऐसी जानकारी दो जो हमें पहले से ना पता हो। रूसो कहता है कि हमें केल्विन के ऑफिस से प्रिंटर में से एक नाम पता चला है, अजहरी महमूद। प्रिंटर में इंक खत्म हो जाने के कारण एक अधूरा टास्क था। फिर वो रिचर को वो प्रिंट दिखाता है और बताता है कि इंटरपोल के मुताबिक ये आतंकवादी संगठनों को हथियार बेचता है। रिचर कहता है मुझे नहीं लगता इसका नाम अजहरी महमूद होगा, इसका नाम भी बाकी के लोगों की तरह ए और एम से ही शुरू होता है। फिर वो उस पेपर पर सभी नाम लिखकर रूसो को देता है और कहता है कि होम मिनिस्ट्री से कहो इन सभी नामों पर नजर रखे। अब इन लोगों ने जितना सोचा था ये केस उससे ज्यादा उलझ गया था। दूसरी तरफ कार्ला और नियली अपने होटल रूम में बैठी थी। नियली कहती है कि उस आदमी का नाम मेरे हाथों में है जिसने मेरे दोस्तों को मारा है। फिर वे उन नंबरों को सॉल्व करने की कोशिश करती है जो प्रिंट के ऊपर लिखे हुए थे और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये किसी तरह के दिन और महीने लिखे हुए हैं। तभी रूसो वापस रिचर के पास आता है और बताता है कि जब मैंने ये नाम सिस्टम में डाले तो इनमें से एक नाम ने अभी अभी डेनवर से JFK वाली फ्लाइट की टिकट ली है जो 1 घंटे में यहाँ से रवाना होगी। चेक इन के समय हम उसे पकड़ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि AM एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है कि उसको पकड़ने के लिए यहाँ पर जाल बिछाया गया है, इसलिए वो वापस वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर वो शेन को फोन करता है और कहता है मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया था, मैं वहाँ से वापस बाहर आ गया हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। शेन कहता है जितनी देर हम उस डील में लगाएंगे उतनी ही जल्दी हमारा भांडा फूटेगा। AM कहता है कि ये मेरा रोज का काम है, आप चिंता मत करो। दूसरी तरफ जब रिचर और ओडोनल होटल जाते हैं तो वे मैप में सेरोपियन का घर देखते हैं। रिचर कहता है मुझे उसके साथ वाले घर के बारे में बताओ कि वो किसका घर है। फिर नियली कहती है कि साथ वाला घर बारबरा का है। फिर उसका फोन नंबर पता करके रिचर उस पर कॉल करता है और कंफर्म करता है कि उसके साथ वाले घर का मालिक सेरोपियन ही है। वो बुढ़िया बताती है कि वे लोग बहुत सारा कूड़ा हमारे घर के बाहर फेंक देते हैं, मैं परेशान हो गई हूँ। फिर वे चारों रात को सेरोपियन के घर जाते हैं और उस घर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं। उस घर के अंदर बहुत सारे गुंडे छुपे हुए थे। फिर वे चारों मिलकर उन सभी गुंडों का सफाया कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक गुंडा बचकर भाग ही जाता है। फिर रिचर गली कूचों से होता हुआ उसका पीछा करता है। नियली घर की छत के ऊपर जाकर रिचर को गाइड करती है कि किस तरफ जाना है। फिर रिचर उसी डायरेक्शन में जाकर उस कार को रुकवा ही लेता है। रिचर उसमें बैठे आदमी को बाहर निकालता है और उसका वॉलेट चेक करता है। इतने में उस आदमी को दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाता है। फिर रिचर वापस उसी घर में जाता है और बताता है कि वो आदमी मर गया है, वो न्यू एज में काम करता था। फिर जब वे चारों अपने होटल रूम में जाते हैं तब गुस्से में रूसो वहां आता है। वो आकर कहता है कि तुमने एक घर के अंदर बॉम्ब फोड़ दिया है, क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है। रिचर कहता है हम पर हमला हुआ था
उन गुंडों के पास न्यू एज कंपनी का पार्किंग पास था। तुमने हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिर कार्ला और नीली ने उस कंपनी में जाकर पता लगाया कि वो किसके नाम पर इशू था। रूसो कहता है कि एक हत्यारे ने किसी कंपनी में अपना सही एड्रेस दे दिया। वाह। रिचर कहता है वे चाहते थे हम वहाँ जाएं क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग थे जो हमारा इंतजार कर रहे थे। वे हमें मारते, उससे पहले हमने ही उन्हें मार दिया। उनमें से एक के पास ये आईडी मिली थी। हमने उसकी कार की नंबर प्लेट बदलकर उसको पीछे वाली गली में पार्क कर दिया है। पता नहीं कब और कहाँ गाड़ी की जरूरत पड़ जाए। फिर रूसो बताता है कि तुम्हारा एएम कल एयरपोर्ट पर आया ही नहीं। रिचर कहता है उसे न्यूयॉर्क जाना है और वो किसी भी हालत में वहाँ जाकर ही रहेगा। फिर रिचर रूसो को कहता है कि आगे से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे फोन कर लिया करो। उसने कल जो गुंडे मारे थे उनमें से एक का फोन उठा कर ले आया था। पुलिस वाला कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। फिर उसके जाते ही ये चारों अपनी कार में बैठ जाते हैं। रिचर सबको प्लान समझाता है कि कार की स्पीड 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अलार्म बजते ही 4 मिनट के अंदर अंदर पुलिस आ जाएगी, इसलिए जो भी हाथ लगा उसे लेकर बाहर आ जाना। फिर वे न्यू एज की बिल्डिंग में जाकर ऑपरेशन ऑफ डायरेक्टर के ऑफिस में जाते हैं। अलार्म बजने लगता है। फिर वे सभी कार से निकलकर छानबीन शुरू कर देते हैं। उस ऑफिस में जितनी भी फाइलें थी और सर्वर में जितनी भी हार्ड डिस्क थी वे सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। बस ये समझो ये चारों उस ऑफिस को मेमोरी लेस बना देते हैं। 3 मिनट के अंदर सभी वापस आ जाते हैं, लेकिन रिचर नहीं आता। तभी पुलिस सायरन की आवाज आती है और वे तीनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी पीछे से रिचर भी आ जाता है। फिर वे रिचर को कार में बिठा लेते हैं और वहाँ से खिसक लेते हैं। रिचर वहाँ से एक फोटो लेकर आया था। फिर वे जब उस फोटो को देखते हैं तो उसमें पूरे स्टाफ के साथ उनका दोस्त स्वान भी था। इसका मतलब वो न्यू एज में ही काम किया करता था और वे भी इसी कंपनी के लोग हैं जिन्होंने उसे मारा और जो इनको भी मारना चाहते हैं। 4th एपिसोड में हम देखते हैं पिछली रात न्यू एज के ऑफिस में से जो ये फाइलें चुरा कर लाए थे अब ये उन्हें चेक कर रहे थे, लेकिन उनको उन फाइलों में कुछ भी नहीं मिलता। और डोनाल्ड को लगता है कि स्वान उनके साथ काम करता है, इसलिए वो मरा नहीं कहीं छिपा हुआ है। लेकिन रिचर कहता है कि मैं स्वान को अच्छे से जानता हूँ, वो इन बुरे लोगों के लिए कभी काम नहीं करेगा। फिर ओ डोनाल्ड रिचर को दिखाता है कि स्वान की पोस्ट इस कंपनी में डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी की थी और इसी पोस्ट पर एक और आदमी भी था जिसका नाम शेन लैंगस्टोन था। रिचर कहता है हो सकता है उस दूसरे आदमी ने ही स्वान को फंसाया हो। इस लिस्ट में एक और आदमी की फोटो भी थी जिसे रिचर को देखकर दिल का दौरा पड़ गया था। फिर ओ डोनाल्ड कहता है कैसे निपटेंगे इन सब से। रिचर कहता है एक एक करके। दूसरी तरफ रूसो का बॉस उसे डांटता है और कहता है कि एक घर में बॉम्ब फट गया और कई लोगों की मौत हो गई और तुमको वहाँ से कोई भी सबूत नहीं मिला। रूसो मना कर देता है। वे चारों अभी भी होटल में बैठे उन फाइलों की जांच कर रहे थे। नियली कहती है कि स्वान ने किसी लड़की को एक मेल की थी। उसने कहा मुझे कुछ गाने पसंद हैं, तुम्हें भी जरूर सुनने चाहिए। उसने जिन जिन गानों का नाम लिखा था वे सॉन्ग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसका मतलब ये था कि उसे वो चीजें पसंद है जिससे उसे नफरत थी। और डोनाल्ड कहता है कि कभी कभी हम किसी को पटाने के लिए भी झूठ बोल देते हैं। फिर वो कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है। नियली कहती है कि मुझे अभी भी स्वान पर शक है। फिर रिचर कहता है कि वो कभी भी अपने कुत्ते को घर पर मरने के लिए नहीं छोड़ता। कार्ला कहती है हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम रही हो, वो रिश्वत लेने लग गया हो। फिर रिचर कहता है कोई तुमसे कहे कि मैं रिश्वत लेने लग गया तो क्या तुम यकीन कर लोगी? स्वान ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर कार्ला एक गिलास में नमक डालने लगती है और उसको देखकर रिचर को एक पुरानी बात याद आती है। जब वे फौज में थे तो उनके हाथ बहुत सारा नशा लगा था, पूरे 48 पैकेट्स, लेकिन गिनती के समय वो 47 निकले। कार्ला ने कहा इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स मायने रखती है, हमने खुद स्वान की कार में 48 पैकेट्स रखे थे। फिर रिचर जाकर कार की चेकिंग करता है। एक पैकेट स्वान की कार में ही पड़ा था। स्वान कहता है गलती से नीचे गिर गया होगा, इस गलती के लिए आज की बियर पार्टी मेरी तरफ से। फिर प्रेजेंट में नीली और कार्ला दोनों समझाने की कोशिश कर रही थी कि उस दिन हो सकता है स्वान ने जानबूझकर वो पैकेट छिपा लिया हो। रिचर कहता है मेरा दिल कहता है वो गलत नहीं है। अगले सीन में हम एएम को देखते हैं। वो एक डॉक्टर के पास बैठा था। वो डॉक्टर हुबहू उसके ही जैसा दिखाई देता था। फिर वो डॉक्टर को मार देता है। फिर बाहर जाकर वो उसकी सेक्रेटरी को भी मार देता है और हॉस्पिटल के बाहर एक प्रिंट चिपका देता है जिसमें लिखा था ऑल अपॉइंटमेंट्स कैंसल टुडे। होटल रूम में ओ डोनाल्ड अपने तीनों साथियों को किसी आदमी के बारे में बता रहा था। तभी रिचर के फोन पर रूसो का फोन आता है। वो कहता है कि मेरी नौकरी जाते जाते बची है। मैंने तुम्हें कहा था होटल में टिक के बैठना, लेकिन तुमने न्यू एज के ऑफिस में अपनी कार घुसा दी। रिचर कहता है वो उनके ही एम्प्लॉय की कार
कार थी, वापस करने के लिए गए थे। रूसो कहता है तुम्हारे पास जो कुछ भी जानकारी है तुम मुझे बताओ। फिर रिचर रूसो को कहता है कि मैं उनकी सिक्योरिटी टीम का रजिस्टर भेज रहा हूँ, तुम उनको इन्वेस्टिगेट करो और मैं बोस्टन जा रहा हूँ एक कॉन्सर्ट में। फिर ओडोनल और रिचर दोबारा उस बिल्लू कालिया पर हमला कर देते हैं और उसकी गन निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ नियली और कार्ला एक घर में जाती है और वहां जाकर घर को अच्छे से चेक करने लगती है। पूरा घर एकदम खाली था, आसपास सामान बिखरा हुआ था और एक ज्वेलरी बॉक्स भी खुला पड़ा था। ये उसी औरत का घर था जिसने नियली और कार्ला को सेरोपियन का एड्रेस बताया था। सामान देखकर लग रहा था कि या तो उसने जल्दबाजी में पैकिंग की होगी या उसे कोई उठा कर ले गया। फिर वे दोनों उस घर की छानबीन करने लगती है। उनको वहां पर एक नोटों से भरा हुआ बैग मिलता है। दूसरी तरफ एएम डॉक्टर का भेष बदलकर उसकी ही आईडी पर अपने लिए एक कार रेंट पर लेता है जो 3 दिन बाद उसने JFK एयरपोर्ट पर वापस देनी थी। बोस्टन में जाकर वे चारों अपने लिए बढ़िया कपड़े खरीदते हैं और उसके बाद वे म्यूजिक सुनने जाते हैं। कार्ला वहां जाकर डेनियल नाम के एक आदमी के पास बैठ जाती है और ये वही आदमी था जिसके बारे में ओडोनल अपने तीनों साथियों को बता रहा था। फिर रिचर और ओडोनल वहां के रेस्टोरेंट में बैठकर फिर से लिस्ट के आंकड़ों को सोल्व करते हैं। अब की बार रिचर उसे सोल्व कर लेता है। इस लिस्ट में किसी इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ था, टोटल कितनी बार इवेंट्स किए गए, कितनी बार सक्सेसफुल हुए और कितनी बार फेल हुए। जब इन सबको माइनस किया गया तो जोड़ 650 निकला, लेकिन अभी भी इनके पास पूरी जानकारी नहीं थी। तभी रिचर के फोन पर नियली का मैसेज आता है कि इंटरवल हो चुका है। तभी कार्ला डेनियल के साथ वहां से बाहर आती है और उसे अपनी कार में चलने के लिए कहती है। कार में जाकर डेनियल कार्ला को नशा देने की कोशिश करता है और तभी वहां फर्स्ट सीजन वाला ऑस्कर आ जाता है जो कि रिचर का दोस्त था। वो डेनियल को उठा लेता है। डेनियल कहता है वो नशा मेरा नहीं था, उस लड़की ने ही मुझे दिया था। ऑस्कर कहता है मैं जानता हूँ तुम सेनेटर लवाय के आदमी हो और अब जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बॉस कौन है। फिर वहाँ पर FBI के स्पेशल एजेंट जैक और ब्लैक आते हैं। डेनियल कहता है मेरा वकील मुझे 1 घंटे में यहाँ से निकाल लेगा। ओडोनल उसे समझाता है जब तक तुम्हारा वकील यहाँ आएगा तब तक तुम्हारी न्यूज अखबार पर छप चुकी होगी कि तुम एक अनजान लड़की के साथ नशे की हालत में पाए गए। रिचर कहता है कि लिटिल विंग के बारे में बताओगे तो यहाँ से जा सकते हो। फिर ओडोनल कहता है कि तुम्हारी वाइफ को उस लड़की के बारे में बताना ही पड़ेगा। डेनियल मान जाता है। फिर वो बताता है कि लिटिल विंग सिर्फ एक कोड नेम है एक नई टेक्नोलॉजी के लिए जो अभी बन रही है। उसमें कुछ कमाल के एंटी मिसाइल सॉफ्टवेयर्स हैं जो कमर्शियल प्लेन्स की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक एरोनॉटिक कंपनी ने हमसे कॉन्टेक्ट किया। कंपनी का नाम है न्यू एज। उन्हें पता लगा है कि वे सॉफ्टवेयर बदलने जा रहे हैं। इससे मिसाइल को किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सॉफ्टवेयर की वजह से मिसाइल किसी भी हमले को आसानी से डिफेंड कर सकती है। अगर एक बार ये मिसाइल लॉन्च हो गई तो टारगेट को हिट करके ही मानती है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। सेनेटर लेवॉय जानता था लिटिल विंग से फौज को काफी फायदा होगा और इसी के चलते वो काफी सारी वोट बटोर लेगा। ऑस्कर पूछता है क्या वो किसी भी चीज को निशाना लगाकर गिरा सकती है। डेनियल कहता है हाँ, न्यू एज के 2 विंग्स हैं। जो विंग न्यूयॉर्क में है वहाँ सिर्फ सॉफ्टवेयर बनते हैं और डेनवर में सिर्फ हार्डवेयर। देखो हम लोगों ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ डिफेंस बिल को पास करवाने के लिए किया है। यकीन मानो इससे हमारे देश को फायदा होगा। फिर जब रिचर जाने लगता है तो डेनियल पूछता है क्या मेरे ऊपर से नशे के चार्जेस हटाए जाएंगे या नहीं। रिचर कहता है मुझे क्या पता, मैं कौन सा पुलिस वाला हूँ। फिर वहाँ से निकलकर वो ऑस्कर को हेल्प करने के लिए शुक्रिया कहता है। रास्ते में रिचर नियली को कहता है तुम कार्ला के साथ डेनवर जाओ, मैं ओडोनल के साथ DC का चक्कर लगाऊंगा। हम उनके काम में दखल अंदाजी करेंगे ताकि ये मिसाइल किन्हीं गलत हाथों में ना पहुंचे। हम होमलैंड सिक्योरिटी से भी AM के बारे में पता करेंगे। मेरा भाई वहाँ पर काम किया करता था। फिर रिचर कहता है कि मुझे भूख लगी है, हमें कुछ खाना चाहिए। फिर जैसे ही वे रेस्टोरेंट पर अपनी कार रोकते हैं तो कुछ बाइकर्स वहाँ आकर उन्हें घेर लेते हैं। वे उन चारों से गन छीन लेते हैं क्योंकि गन नहीं तो कोई शोर नहीं। फिर वो गोरिल्ला और उसके साथी उन सभी को अच्छे से धोते हैं। उन बाइकर्स को ये नहीं पता था इनका बैकग्राउंड काफी खतरनाक रहा है। फिर ये चारों उन सभी बाइकर्स को चारों खाने चित कर देते हैं। फिर वे उनके बैग में से अपनी गन्स वापस ले लेते हैं। फिर रिचर उन बाइकर्स में से एक का फोन निकालकर उनके बॉस शेन को फोन करता है और कहता है कि काम हो गया है पर वैसा नहीं जैसा तुमने चाहा था। शेन कहता है तुम मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम मुझसे मांग सकते हो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। रिचर कहता है मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर से फेंकना चाहता हूँ। और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों अगले 4 एपिसोड मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। हम ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और हाँ एक बात और दोस्तों, मेरे नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम है मूवी स्टॉक। वहाँ भी मैं मजेदार वीडियोस अपलोड करता हूँ, सो प्लीज जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।